नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं भवचक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जग जालमय एकांत को जो रही सदा तत्व को पाकर भवित जिसकी उतारे आरती न चक्रमय उपलत नित्य यह नित्य बोलत चलिए नहीं जलानी नहीं। देखिए जो नए है समझना एक मिनट। जो नए हैं आप ये बताओ वो द्रव्य है कि पर्याय है? क्या बोला? नए द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? तीनों है। बताओ कैसे? प्रश्न लिख लो फिर। अब नए द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, स्पष्ट करें। कौन से पंडित जी ने? महेंद्र भैया जी ने? क्या वो तो गुणार्थिक ने बताया था कि गुणार्थिक। हाँ वो तो क्लियर है, लेकिन अभी मैंने पूछा ये जो नए है ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बताइए भाई साहब, दिमाग लगाइए। कुछ भी नहीं है। नए किसे कहते हैं बताना परिभाषा? प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को जानने वाले ज्ञान को, समझ में आया? उसके एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान। तो जानना 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 ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? जानना 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 द्रव्य होगा, गुण होगा कि पर्याय है? कुछ नहीं है। अरे जानना ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है क्या? तो ये पर्याय है, सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय है। समझ में? नए कौन से ज्ञान में होते हैं? श्रुत ज्ञान में। सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहा ना। तो देखो नए ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक होते हैं। वचन में होंगे तो वचन भी पर्याय है, उद्गल की पर्याय है ना वचन। और ज्ञान माने वो जानना जानना, सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय है। देखो आप ये बताओ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है ना? ज्ञान गुण की पर्याय है ना। और ये श्रुत ज्ञान का अंश है, श्रुत ज्ञान का विकल्प है। इसलिए क्या हुआ? ये नए क्या है? पर्याय रूप है। कैसे हैं? ये अलग बात है कि द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है, पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय है। लेकिन ये स्वयं तो पर्याय रूप हुए ना। लगाओ दिमाग। लिखिए, अब उत्तर भी लिखवाई देता हूँ फिर। चूंकि श्रुत ज्ञान, लिखिए, चूंकि श्रुत ज्ञान स्वयं ज्ञान गुण की पर्याय है, और ये नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश
चूँकि श्रुति ज्ञान स्वयं ज्ञान गुण की पर्याय है और ये नए सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश ऑब्लिक विकल्प होने से पर्याय रूप है। सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश ऑब्लिक विकल्प होने से पर्याय है। या फिर भी कर लेते हो ना, इसको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तो नहीं आया आज तक कभी कहीं, द्रव्य गुण है कि पर्याय है। और चर्चा कर लेना एक बार, दीदी से भी पूछ लेना, एक बार कंफर्म करा लेना, क्योंकि इसमें तो कहीं आया नहीं इस तरह का प्रश्न। दूसरा, और ये नए वचनात्मक भी होते हैं। ये नए वचनात्मक भी होते हैं जो कि पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, और इसका और थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। यद्यपि नए का विषय द्रव्य व पर्याय दोनों होते हैं। ठीक है ना, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य होगा, पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय होगा। यद्यपि नय का विषय द्रव्य या पर्याय दोनों हो सकते हैं, फिर भी नय स्वयं तो पर्याय रूप ही है। एक क्वेश्चन दिया है मैंने, उसमें आप बताओगे आश्रमों के कोई 6 विशेषण बता सकते हो आप? कहाँ से आए? ये तो आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। बताइए, विशेषण बता सकते हो? सोचो जरा, दिमाग पर जोर डालो। पढ़े हैं आपने, लेकिन इस तरह से ऐसे नहीं आप लिखा हुआ मिलेगा। बताओ बेटा। हाँ, आश्रम अशुचि है, विपरीत है, क्षणिक है, अध्रुव है, अशरण है, दुख रूप है, दुख के कारण है। ये तो उसके विशेषण हो गए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता। ये बेईमान है, ये भी तो एक विशेषण है। आप कहोगे नहीं नहीं ईमानदार, ये विशेषण होगा। अरे वो भी विशेषण है। बात समझ गए? तो अभी ये मेरी बात समझ में आ रही है? नए क्या है? देखने का नजरिया है। वो एक ज्ञान की पर्याय की एक विशेषता है। यद्यपि वो पर्याय नयात्मक भी हो सकती है और प्रमाण रूप भी हो सकती है, लेकिन वो जानना है ना, तो जानना स्वयं पर्याय है, इसलिए वो स्वयं तो पर्याय है। आपको याद हो नए पक्षातिक्रांत में हमने एक बात कही थी कि जो नए के विकल्पों को छुड़ाया, नए पक्षातिक्रांत होने की बात कही, तो वहाँ शुद्ध नए के विषय को नहीं छुड़ाया, शुद्ध नए के विकल्प को छुड़ाया है, उसके राग को छुड़ाया है। उसका विषय तो मौजूद रहेगा। विषय तो क्या है? शुद्ध नए का विषय माने अनादि अनंत त्रिकाल चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो शुद्ध नए का विषय है। वो तो आपके ज्ञान का विषय बना रहेगा, लेकिन उसके संबंध में जो विकल्प थे, जो पक्ष था, जो राग था, उससे अतिक्रांत हो जाएंगे। 20 कलश है ना,
एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा शपातो है। ऐसे 20 कलश हैं, उसमें से कोई एक कलश लिखना होगा। तो भैया ये बात आपको कुछ समझ में आ रही है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? एक बार दीदी को जरूर दिखाना और डिस्कस करना है ना। ये मैंने पहली बार ये इस तरह का प्रश्न मन में आया है। चलिए अब देखिए, दो उदाहरण देखने हमने बस, जो व्यवहार न्याय के भेद प्रभेदों को समझाएंगे। ये जो व्यवहार न्याय के 4 भेद है, मूल में 2 भेद, सद्भूत और असद्भूत। इसका कारण हमने बता दिया था, एक का कारण भेद है और एक का कारण उपचार है ना, भिन्न में अभिन्नता करना। लेकिन ये जो चारों नए हैं उन्हें हम कह देते हैं इस तरह से कि आत्मा राग का करता है कि नहीं करता, तो आप कह दो 1 नंबर के नए से देखें तो परद्रव्य का करता है, और 8 नंबर के नए से देखें तो अकर्ता है। ऐसे बात नहीं चलेगी। नए तो टूल हैं। क्या है नए? टूल। टूल समझते हैं? अब साधन उस विषय को समझाने के लिए। कोई नयों के नाम भी ना जाने, लेकिन उसको अगर उसकी अपेक्षा पता है, मेन बात यह है कि आपको अपेक्षा पता होनी चाहिए। कहने से नहीं, मान लो आपने रट भी लिए और आप ये भी कह रहे हो असद्भुत नए से तो मैं परद्रव्य को करता हूँ, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि असद्भुत व्यवहार न्याय उपचार करता है। इसका मतलब करता नहीं हूँ, वो निमित्त की अपेक्षा, संयोग की अपेक्षा कहने में आ रहा है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि परद्रव्य मेरा है कि नहीं, कि स्त्री मेरी है कि नहीं। तो क्या मानो कि हाँ मेरी भी और मेरी नहीं भी है। कि कैसे मेरी है, समझना 1 मिनट। कि असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय से मेरी है, ठीक है। और अगर हम सद्भूत व्यवहार न्याय की अपेक्षा देखें तो मेरी नहीं है। तो भैया वो व्यवहार न्याय का आपको भाव भासना भी तो होनी चाहिए, खाली ऐसे ही थोड़ी। फिर तो ऐसे 2 चीज़ मान लोगे आप कि मेरी भी और मेरी नहीं भी है। तो आपको उसकी अपेक्षा समझ में आनी चाहिए कि भाई मेरे कर्म के उदय से मेरे संयोग में है, ठीक है, और इसमें मेरे को उस प्रकार का राग है, अन्य में नहीं है। इस अपेक्षा कहने में आता है कि मेरी है। वास्तव में देखा जाए तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से तो भिन्न है। तो आपको ये सारी बातें आपके ज्ञान में होंगी, लेकिन आप उस अपेक्षा से इस बात को कहेंगे। तो ये अपेक्षा आपके ज्ञान में होगी तो आपको उस कथन का वजन भी समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बहुत भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपका तत्व ज्ञान निर्णय वाला नहीं हो पाएगा। फिर तो आप ऐसे ही कहते रहोगे कि ऐसे ऐसा है, वैसे ऐसा है। अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए, उसकी भाव भासना होनी चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, सड़क कहाँ जाती है? उसने कहा जयपुर जाती है। तो उसका एक कथन सही है कि गलत है? सही भी है, गलत भी है। अब आप ये कहो कि असद्भुत व्यवहार न्याय से सही है, सद्भुत व्यवहार न्याय से गलत है। तो अब आपको बात ये नहीं कि आप खाली नाम सीख लो, आपको उसका वजन समझ में आना चाहिए कि सड़क तो कहीं नहीं जाती, सड़क तो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन जो इस सड़क से जाते हैं वो जयपुर पहुंच जाते हैं। इस अपेक्षा शॉर्टकट में ऐसा कहने की रीति है कि सड़क सीधा जयपुर जाती है, इस अपेक्षा सही है। और कोई ये मान ले कि सड़क भी जाती है और आदमी भी जाता है, तो फिर गलत हो जाएगा काम। बात समझ में आ रही है आपको? तो आत्मा रागादि का करता है कि व्यवहार न्याय से, अकर्ता है कि निश्चय न्याय से। ये कहने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी भाव भासना होनी चाहिए। तो अब हम बार बार तो वो अपेक्षा नहीं खोलेंगे, तो हमने कोडिंग रख ली। जैसे कोड होता है ना, जैसे आप कंप्यूटर में भी करते हैं, क्या होता है लिंक, और वो क्या बोलते हैं बेटा उसको, टैब बना लेते हैं कि आप ये टैब करेंगे तुरंत ये पेज खुल जाएगा। अब हम बार बार तो वो चीज़ नहीं बताएंगे, तो हमने उसके लिए उसका एक कोड वर्ड बना लिया कि इसको हम कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। जब हम इस प्रकार की अपेक्षा प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हमने कोड वर्ड बना दिया असद्भुत उपचार न्याय, है ना।
कई बार आप लोगों की बात होती है ना हंसी मजाक में, जैसे कोई चीज़ आपके मजाक का विषय बनी हो, कोई इंसिडेंट ऐसी घटना घटी हो, तो हम वो पूरा बात ना कहकर हम कोई चुटकुला सुनाओ तो हमने कह दिया भैया ये तो बस एक कोड वर्ड यूज़ कर लेते हैं और सब समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार आचार्यों को बार बार पूरा खुलासा ना करना पड़े, पूरी पूरी अपेक्षा ना समझानी पड़े, तो उन्होंने उसके लिए ये टैब बटन यूज़ कर लिए एक तरह से कोड वर्ड होते हैं आपके। वो जो वेब लिंक आप वेब पेज बनाते हो उस पर टैब बटन देने का ऑप्शन होता है, आप उस टैब पर क्लिक करोगे ना उसकी पूरी वो डेफिनेशन आ जाएगी। जैसे क्या मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जैसे आप गूगल पे भी आप राइटिंग करो गूगल पे, अब उसमें कोई एक वर्ड आया, ठीक है, उसको क्या हाइपर लिंक कहते हैं शायद, दूसरे पेज पे जाना। लेकिन क्या होता है कि अगर आप उस पर वहाँ क्लिक करोगे या उस पर रखोगे आप कर्सर को, तो उसकी पूरी डेफिनेशन दिख जाएगी आपको। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम तो यहाँ नयों के नाम बताएंगे, लेकिन उन नयों के नाम से आपको पूरा वो समझ लेना है कि इसके पीछे क्या अपेक्षा है। ठीक है, अब उस बात को हम 2 उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आधा घंटा है, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सुंदर एग्जाम्पल दिए डॉक्टर साहब ने, और उन एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी मिली। ये एग्जाम्पल किस लिए हैं कि आपको इन चारों जो व्यवहार न्याय के भेद हैं इनकी भाव भाषा कराने के लिए, कि किस न्याय का कितना वजन है, किस न्याय की बात में कितनी यथार्थता है। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, सबसे नीचे वाला देखिए, पेज नंबर 118। देखो बेटा, आप मोबाइल में देखो जल्दी से। जिस प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अनेक देशों के समुदाय रूप यह लौकिक विश्व है, पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयां हैं। सबसे नीचे लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ 1 to 4 है, हमारे में 118, वेब पेज भी 118 है। देखो, प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण अखंड पूर्ण स्वतंत्र है। जैसे मान लो आप विश्व को कहें तो विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे नगर हैं, गांव हैं, और सब अपने अपने में सर्वप्रभुता संपन्न हैं, अपने अपने में स्वतंत्र हैं सारी कंट्रीज़। लेकिन फिर भी सारी कंट्री के समुदाय को विश्व कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना, सोशल साइंस पढ़ाई है आप लोगों ने, ज्ञान। उसी प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अखंड अनंता अनंत द्रव्यों के समुदाय रूप यह अलौकिक विश्व है। नहीं मिला? अनंता अनंत द्रव्य इसकी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं। प्रत्येक इकाई अपने में प्रत्येक परिपूर्ण स्वतंत्र अखंड है। जैसे देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वो देश खंडित नहीं होता। भारत तो एक है ना, लेकिन भारत में मान लो 28 30 हो गई, कितनी हो गई? 29 हो गई। ठीक है, तो वो 29 राज्य होने पर भी कितने, 22 और 7 कुछ यूटी हैं, कुछ स्टेट हैं। अच्छा, 8 यूनियन टेरिटरी, 2 बना दी ना यूनियन टेरिटरी, पहले 7 थी अब 8 हो गई। नहीं 28 प्लस 8, 29 प्लस 8, चलो कंफर्म कर लेना। तो अब हमारा कहना ये है, भारत में राजस्थान है, बंगाल है, उड़ीसा है ना, कर्नाटक है, ये सब है ना अनेक, लेकिन क्या उससे भारत खंडित हो गया? यद्यपि अपने अपने में परिपूर्ण है, ये सब इकाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी भारत जैसे खंडित नहीं हुआ अपने नगरों से, अपने गांवों से। जिस प्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी, देश में क्या है? प्रदेश। तो देश में अनेक प्रदेश होने पर भी वह खंडित नहीं होता। उसी प्रकार देख रहे हैं आप बुक में, द्रव्य रूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, उनसे वह खंडित नहीं होता। जैसे एक द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है,
तो वो प्रदेश तो असंख्यात है, लेकिन उसके कारण कोई द्रव्य के असंख्यात टुकड़े नहीं हो जाते। देखो, जो बंगाली है वो भारतीय है कि नहीं, जो उड़िया है वो भारतीय है कि नहीं, जो दिल्ली वाला है वो भारतीय है कि नहीं, पंजाबी भी भारतीय है, मारवाड़ी भी भारतीय है। तो भारतीयपना तो सब में व्याप्त है ना। उसी प्रकार आत्मा का एक एक प्रदेश में आत्मा व्याप्त है। अभी तो एक प्रदेश के लिए एग्जाम्पल दी, आगे देखो। जैसे प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखंडता खंडित नहीं होती। प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियाँ होती हैं और उनकी अनंत अवस्थाएं भी होती हैं, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। जैसे देश में बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसको चलाने के लिए, लेकिन उसके कारण वो खंडित टूट नहीं हो जाता, वो सब आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, एक गृह मंत्रालय है, एक विदेश मंत्रालय है, तो दोनों विरोधी हैं कि पूरक हैं? पूरक है ना, विरोधी कहाँ है? विरोधी जैसे प्रतीत होते हैं। एक विदेश मंत्रालय, जैसे पुलिस, समझना जरा, पुलिस और आर्मी। पुलिस क्या करती है? इंटरनल व्यवस्था को देखती है, और आर्मी एक्सटर्नल हमला ना हो जाए उसको काबू में करती है। ऐसी जो विदेश मंत्रालय है, एक होम डिपार्टमेंट होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है। तो एक्सटर्नल अफेयर एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, वो देश की है अपनी। नाम उसका क्या है? एक्सटर्नल अफेयर, माने वो बाहरी मामले देखेगी, लेकिन है देश की ही इकाई। और होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, गृह मंत्रालय, वो भी देश की इकाई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी आत्मा में, द्रव्य में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके कारण द्रव्य खंडित नहीं हो जाता। किसी देश की अखंडता या प्रभु संपन्नता तब प्रभावित होती है जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की अखंडता और प्रभु संपन्नता तभी प्रभावित होती है जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे, उसकी अवस्थाओं को उस पर इंटरफेयर करे। जिस प्रकार जैसे कोई देश अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों में, जिलों, नगर, ग्रामों आदि में भागों विभागों में भेदा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने समझाने की दृष्टि से गुण गुणी, प्रदेश प्रदेशवान, पर्याय पर्यायवान आदि से भेदा जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? इतनी ज्ञान हो। जैसे कोई इंडिया है ना पूरा, अब पूरे इंडिया को व्यवस्था बनाने के लिए इसको 28 स्टेट्स में बांटा गया, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि, और सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं अलग अलग बनाई गई, लेकिन फिर भी वो भारत तो एक रहा कि टूट टूट के अलग अलग हो गया। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता एकता कायम रखकर समझने समझाने की दृष्टि से गुण गुणी, प्रदेश प्रदेशवान, पर्याय पर्यायवान आदि से भेदा जाता है। यद्यपि वस्तु अखंड अभेद है, फिर भी हम उसे समझाने के लिए उसमें पर्याय पर्यायवान के, प्रदेश प्रदेशवान के ऐसे भेद करके समझते समझाते हैं। देखो, एक देश के अंदर किए जाने वाले भेद वैसे नहीं होते जैसे कि दो देश के बीच में होते हैं भेद। फिर भी वे भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं होते। उसी प्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद आदि भेद
दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप ना होकर अतद भाव रूप होते। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। जैसे दो देशों के बीच में जो भेद है वो तो अभाव रूप भेद है कि इसका उसमें अभाव, उसका इसमें अभाव। लेकिन एक द्रव्य के भीतर जो गुण हैं, पर्याय हैं, उनमें भेद तो है, लेकिन ऐसा भेद नहीं है अत्यंताभाव वाला। कौन सा है? तदाभाव। बताया होगा हमने पहले कभी आपको, बताया कभी तदाभाव, समय सार में बताया है। उसी को अतद्भाव भी कहते हैं, याद है? तदाभाव कि वो नहीं है और वो नहीं है। एक ही द्रव्य में, द्रव्य और पर्याय में अतद्भाव तो है, लेकिन अत्यंताभाव नहीं है। जैसे बंगाल और भारत में अतद्भाव है, अत्यंताभाव नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में तो अत्यंताभाव है, उसी प्रकार इंडिया में और दिल्ली में अत्यंताभाव नहीं है, तदाभाव है। समझ में आया? दो देशों के बीच की जो विभाजन रेखा होती है वो अत्यंताभाव स्वरूप होती है। उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, समृद्धि, सुरक्षा, व्यवस्था, हित अहित न्यारे न्यारे होते हैं। लेकिन एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभ हानि सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गए काल्पनिक भेद हैं। लेकिन भेद हो ही नहीं, सर्वथा काल्पनिक हो ऐसा भी नहीं। तो इसमें प्रश्न बनेगा, एक द्रव्य के भीतर किए जाने वाले गुण भेद आदि क्या सर्वथा काल्पनिक है कि नहीं? सर्वथा काल्पनिक नहीं है। एक द्रव्य के भीतर किए जाने वाले गुण भेद, प्रदेश भेद, वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं? देखो, जैसे दो द्रव्यों के बीच में भेद होते हैं, ऐसे तो भेद नहीं है, इसलिए वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन कोरी कल्पना मात्र भी नहीं है, कोरी कल्पना मात्र भी नहीं है, उसमें कथनचित भेद तो है ही, लेकिन वो भेद कौन सा है? तदाभाव, यानी अतद्भाव। उसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वो तो अत्यंताभाव रूप होती है। लेकिन एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर समझने समझाने की दृष्टि से किए गए भेद वास्तविक नहीं है, लेकिन हैं अवश्य। सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक नहीं होगा। तो इस प्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में अतद्भाव रूप भेद कहते हैं। यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र संप्रभुत्व, मिल गया आपको? आगे बढ़ गया मैं थोड़ा सा। तो प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है। किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। तथापि विश्व के अनेक देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा ना हो, ऐसी बात नहीं है। देखो, दो देशों के बीच में भी संबंध तो होते ही ना, मैत्री ट्रीटी होती है, उनमें एक दूसरे के बीच में कुछ व्यवहारिक संबंध है, व्यापारिक संबंध। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र संप्रभुन्न प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है। किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। फिर भी अनेक द्रव्यों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा ही ना हो, ऐसी बात नहीं है। उनके बीच भी कुछ व्यवहारिक संबंध है, जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। नेक्स्ट 120। देखो, अत्यंताभाव क्या होता है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ना होना, यह है अत्यंताभाव। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव होता है, ठीक है। लेकिन एक ही द्रव्य के भीतर पाए जाने वाले जो गुण हैं, जैसे ज्ञान गुण और दर्शन गुण, इनमें अत्यंताभाव होगा कि अतद्भाव होगा? अतद्भाव। क्यों? क्योंकि इनकी सत्ता तो एक द्रव्य में है ना,
आत्मा के जितने प्रदेशों पर ज्ञान गुण हैं, उन्हीं प्रदेशों पर दर्शन गुण है, उन्हीं प्रदेशों पर चारित्र गुण है। इसलिए वो तो एक प्रभुता रूप है, लेकिन फिर भी अगर ये सर्वथा एक हों तो फिर अनंत गुण सिद्ध नहीं होंगे। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र आप तीन नहीं कह सकते, फिर तो एक ही मानना पड़ेगा। तो इसलिए सर्वथा एक भी नहीं है, और जैसे दो द्रव्यों में भिन्नता होती है ऐसे सर्वथा भिन्न भी नहीं है। इसलिए उसमें क्या कहा कि जो दर्शन है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो दर्शन, इसलिए अतद भाव कहा। जैसे द्रव्य है, अनेक पर्यायों में वो द्रव्य ही परिणमित होता है। द्रव्य परिणामी है कि परिणाम है? परिणामी। और जो पर्याय है वो परिणाम है। द्रव्य व्यापक होता है और पर्याय, इस तरह के प्रश्न आएंगे कर्ता कर्म अधिकार में। यही था सारा विषय कि कर्ता कर्म का आधार क्या है? व्याप्य व्यापकपना। जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है वहीं कर्ता कर्मपना होता है। मैंने तो कल रिवाइज किया है ना पूरा, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा है, तो मुझे पूरा रीड करना पड़ा, वो पूरा बनाना पड़ेगा एक बार। मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन बने, उसमें सब कुछ आ जाए। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने बोलने चालू किए, इनको लिखवाने चालू किए। एक क्वेश्चन इसको बोल दिया, एक क्वेश्चन उसको बोल दिया, एक क्वेश्चन इसको बोल दिया, एक क्वेश्चन उसको, तो दोनों ने लिख लिए एक बार। जब तक तुम उसके वाले भी कॉपी कर लेना, मात्राएं वगैरह उसकी गड़बड़ हो जाती है, छोटा बच्चा है ना। तो वो लिख के आज उसको PDF किस पे भेजें? ब्राह्मी सुंदरी पर। किसको वैसे भेज देंगे, बात तो एक ही। मैं पता नहीं हूँ, मम्मी है तो चलो। कहाँ मिल गई? कर्ता कर्म अधिकार पे आई है? कहाँ है, किसके पास है? रखी है? तुम उसकी PDF बना के कर लेना शेयर। आप पहले पढ़ लेना ना, आप सब लोग। आप लोगों को टैबलेट अलाउड है? बिना सिम वाला अलाउड नहीं है। स्कूल में, सरकारी स्कूल के बच्चों को तो दे देते हैं टैबलेट। चलो थोड़ा और, अब नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ज़माना चेंज हो जाएगा तो टैबलेट मिल जाएगा सबको। ये पढ़ने के लिए क्या होता है? नहीं, मतलब ये है ना कि बच्चे मिसयूज़ ना करें, लेकिन अपनी पढ़ाई पढ़ सकें उसमें। है, सबके पास है अपना पर्सनल? तो अगर टैबलेट अलाउड, फिर तो वो टैबलेट और वो एक ही बात हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है? टैबलेट सस्ता है, लैपटॉप महंगा है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया? तद्भाव। देखो, एक ही द्रव्य के भीतर द्रव्य पर्याय में अतद्भाव होगा, एक गुण और दूसरे गुण में अतद्भाव होगा, लेकिन दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव। समझ रहे? वो तो अत्यंताभाव होगा, वो तो बिल्कुल मर्यादा से बाहर हो गया। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जो एक बीज है, ठीक है, उससे पेड़ बना, पेड़ में पत्ते हैं, फूल है, फल है, तो जो फूल है, फल है, वो अलग अलग हैं कि एक हैं? सर्वथा ऐसे अलग तो नहीं, उसको मिला के तो वृक्ष कहलाता है। तो उनमें अतद्भाव है, अत्यंताभाव नहीं है। मोटा उदाहरण है। अच्छा, वृक्ष में और उसके पत्ते में एक ही बात है कि अभाव है एक दूसरे में, अतद्भाव है, क्योंकि वो पत्ता ही पूरा वृक्ष तो नहीं है, लेकिन पत्ता अवृक्ष भी नहीं है, वो उसका एक देश है। समुद्र की बूंद और समुद्र में अतद्भाव होगा। समझ गए? अत्यंताभाव। और एक वस्तु के भीतर उसके गुण, प्रदेश आदि, उनमें जो अभाव है वो कथनचित अभाव है।
कौन सा पेज नंबर था? 120। हम्म 120 पे नीचे। तो तथापि अनेक द्रव्यों के बीच अच्छा ही हो गया। देश की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है, बता तो दिया, व्यवहारिक संबंध भी पाए जाते हैं, जैसे गे गैक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध। देश की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है उतना प्रांतीयता पर नहीं। जैसे देश में कोई ये नहीं कहेगा मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं उड़िया हूँ। वहाँ क्या कहेंगे कि हम सब भारतीय हैं। माने बंगाली भी अगर राष्ट्रगान गाएगा तो वो भी कहेगा हम सब भारतीय हैं, उड़िया वाला भी हम सब भारतीय, पंजाबी भी कहेगा हम सब भारतीय हैं। तो वहाँ किस पर बल है? प्रांतीयता पर बल नहीं है, राष्ट्रीयता पर बल है। उससे आंतरिक सुरक्षा बनी रहती है। प्रांत जो उसके प्रदेश हैं उस पर जोर नहीं है, क्योंकि अगर प्रांतीयता हावी हो जाएगी तो आपस में लड़मर पड़ेंगे सारे राष्ट्र। पंजाब कहेगा कि हम तो एक सेपरेट अपना देश बनाएंगे, हम तो खालिस्तान बनाएंगे जैसे पाकिस्तान है, समझ में। बंगाल वाले कहेंगे हम अपना अलग पाकिस्तान बनाएंगे। हुआ था ना पूर्वी बंगाल, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना को उदार माना जाता है। और प्रांतीयता, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा सारे बिहारियों को मार डालेंगे, भगा देंगे यहाँ से महाराष्ट्र में से, मराठी चलेगी और कोई नहीं चलेगी, मराठी फिल्में चलेंगी। तो क्या हो गया था, झगड़े चालू हो गए थे ना। तो वो राष्ट्र के लिए घातक है। प्रांतीयता हावी हो जाना वो राष्ट्रीयता के लिए। अब सोशल साइंस तो पढ़ानी नहीं मुझे, क्या बोलते हैं उसको, SPL, क्या है SPL की फुल फॉर्म? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, वो नहीं पढ़ाना। नागरिक शास्त्र, सिविक्स है। आप तो 12th के बच्चे हो, ये सब समझ में आना चाहिए। तो राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है, अखंडता की पोषक है। लेकिन प्रांतीयता अखंडता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है। ये उदाहरण के माध्यम से ना, एक अखंड वस्तु है, उसमें हम जो खंड खंड करके समझा रहे हैं उसके प्रयोजन को पुष्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है, ठीक है, निश्चय ने अभेद को विषय बनाता है ना, तो यानी हम आपको समझा रहे हैं कि निश्चय ने जो कह रहा है उस पर आपको ज़्यादा बल देना है बनिस्पत व्यवहार न के। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम जितने आपके भेद हैं ना, 8 भेद, तो वो इस पर घटित होंगे कि कौन से नय का कितना वजन ग्रहण करना। माने व्यक्ति की बात से उसकी प्रामाणिकता होती है ना। जैसे मम्मी कहती है कि काम कर ले, वो काम कर ले, वो काम कर ले, हाँ कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा। पापा ने कहा वो काम कर ले, तो 2 मिनट में काम हो जाता है। ऐसा क्यों? वजन है ना उनकी बात में कि मम्मी का क्या है, मम्मी तो कहती रहती है। होता है ना ऐसा। मैंने ये बात हमेशा की, पापा ज़्यादा नहीं कहते, जो कहते हैं जोरदार कहते हैं, एक बार कहते हैं, सटीक कहते हैं। मम्मी तो अब ये कहेगी, फिर दूसरी बात पे कहेगी, फिर तीसरी बात पे। तो माने मम्मी की प्रामाणिकता कुछ कम होती है, इसीलिए बच्चे टालम टोल करते रहते हैं। समझ में आया? तो ऐसे हमें देखना, व्यवहार न्याय का जो कथन है वो उपचार का कथन है, वो बहुत उपचार करता है, इसलिए उस बात उतनी रिलायबिलिटी नहीं आती उसमें। लेकिन निश्चय न्याय अभेद का कथन करता है तो उसकी बात बहुत ज़्यादा रिलायबल है। उसमें भी असद्भूत की कम रिलायबल, सद्भूत की रिलायबल। वो उसी संदर्भ में सच होगी, बाकी संदर्भ में समझ में। जैसे किसी ने कह दिया कि यार आज तो तुम पूरे अमिताभ बच्चन लग रहे हो, तो ये तो बहुत उपचार से कही गई बात है। अब वो बिल्कुल ही अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ के बैठ जाए तो
तो 2 मिनट में उसको धराशायी भी कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा कि जो है औकात में रह ले। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो फिर जो आपने कहा था वो झूठा था क्या, कि नहीं वो सिर्फ उस रेफरेंस में ठीक था कि तुम अमिताभ बच्चन जैसे जूते पहन के आ गए थे इसलिए हमने कह दिया था। तो व्यवहार ने तो ऐसा है। तो आपको उसका वजन कि किस न्याय का कितना वजन है, या आपको वजन समझ में है, उसके लिए उदाहरण चल रहा है। बहुत लंबा उदाहरण चलेगा। 7:15 तो बज गए हैं। कल आपका क्या है? कल तो छुट्टी है, कल क्लास होगी। चलो ये 2 मिनट में ये जो मुंह में फंसी हुई बात है तो पूरी कर दें। देखो, द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है उतना बल भेद पर नहीं दिया जाता। अभेदग्राही निश्चय नय को भूतार्थ और सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है, और भेदग्राही व्यवहार नय को, आ जाओ बेटा, अभी किसका प्रवचन है? आप 7:15 से बैठते हो उसमें? सवा 7 से 8 तक गुरुदेव का प्रवचन समझ में आता है आपको? वीडियो सीडी प्रवचन चलता है। समय साल की, और फिर नाश्ता कब करोगे? पूजा के बाद? भूख नहीं लगती इतनी? क्योंकि देखो आपका डेली का टाइम तो 7 सवा 7 बजे का है। नाश्ता चेंज नहीं करना चाहिए। नाश्ते का खाने का टाइम ना आपका सेम रहना चाहिए, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ हो। चलो ये कर देता हूँ उसको। देखो, अभेदग्राही निश्चय नय को भूतार्थ और सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों इन्होंने निश्चय नय को भूतार्थ कहा? क्योंकि हमें अखंडता पे जोर देना है। और भेदग्राही व्यवहार नय को अभूतार्थ असत्यार्थ कहकर हे कहा। तो प्रांतीयता है नहीं क्या, कि है तो, लेकिन फिर भी उसको हे कर रहे हैं। तो व्यवहार नय का विषय है नहीं क्या, कि नहीं है। सद्भुत व्यवहार नय का विषय है, लेकिन फिर भी उसको हे क्यों कह रहे हैं, उस बात को बता रहे हैं। क्योंकि अभेदग्राही निश्चय नय द्रव्य की अखंडता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात हेतु बनता है, जबकि भेदग्राही व्यवहार ने विकल्पों में ही उलझाए रखता है। इस पर प्रश्न कल लिखवाऊंगा। इस पर प्रश्न बनेगा कि क्या कारण है कि हम जो भेदग्राही व्यवहार न है उसको हे कहते हैं और अभेदग्राही निश्चय नय को उपादेय क्यों कहते हैं, उसका प्रयोजन पुष्ट किया है इस पैराग्राफ में। बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। तो इतनी बात को समझाने के लिए इतना लंबा उदाहरण है, और अब ये उदाहरण चलेगा और इस पर हम आपको उन नयों को स्पष्ट करेंगे। कह नहीं